मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक बार रिमाइंड कर लें, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के नियमों की हम लोग बात कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने बात की थी थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल 8 नियम बताए हैं और उन 8 नियमों को 2 श्रेणियों में उन्होंने विभाजित कर दिया है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सीखने के नियमों की। किसकी बात कर रहे थे मित्रों? सीखने के नियमों की। तो सीखने के जो नियम हैं, उन सीखने के नियमों में हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम को हम लोग प्रधान या प्राथमिक नियम के नाम से भी जानते हैं और गौण नियमों को हम लोग द्वितीयक या गौण नियमों के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग मुख्य नियमों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे मित्रों? मुख्य नियमों की बात कर रहे थे। और मुख्य नियम में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये जो मुख्य नियम हैं ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और उन तीनों नियमों में हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे तत्परता का नियम। इसको एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे अभ्यास का नियम। और तीसरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो था यहां पर प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं। इसी नियम को सफलता और असफलता का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है संतोष असंतोष का नियम। इसी का दूसरा नाम है सफलता असफलता का नियम। इसी का पुरस्कार दंड का नियम। संतोष असंतोष, हर्ष विषाद भी कह देते हैं इसको। पुरस्कार दंड, सफलता असफलता का नियम, इसी नियम को कहा जाता है। और अभ्यास के नियम को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। 2 उपनियम थे, उपयोग का उपनियम और अनुपयोग का उपनियम। यहां पर हमने बात की थी उपयोग के इस नियम को स्मृति का नियम भी कहते हैं। स्मृति का नियम, और इसको विस्मृति का नियम भी कहते हैं। इनके इंग्लिश टर्म्स को भी हम लोग सीख चुके थे। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, हम लोग तीनों का डिस्क्रिप्शन समझ चुके थे। मित्रों, ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम कहलाते हैं। कौन से नियम कहलाते हैं? मुख्य नियम कहलाते हैं, प्रधान नियम कहलाते हैं, प्राथमिक नियम कहलाते हैं, प्राइमरी रूल्स कहलाते हैं। और प्राइमरी रूल्स 3 होते हैं, जबकि सेकेंडरी रूल्स यानी गौण नियम 5 होते हैं। और कुल नियमों की संख्या 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है मित्रों? 8 मानी गई है। तो यहां पर हम लोगों ने प्राथमिक और मुख्य नियम की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तत्परता के नियम की बात कर रहे हैं। और तत्परता के नियम में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। यहां पर एक तो घोड़े का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो था एक शिक्षार्थी का एग्जाम्पल। यानी किसी भी बालक को या किसी भी शिक्षार्थी को तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि वह सीखने के लिए तैयार ना हो, रेडी ना हो, तत्पर ना हो। वास्तव में मित्रों, ये बिल्कुल सच है, सत्य है कि आज
मैं आपको कितना भी सिखाना चाहूं, कितना भी पढ़ाना चाहूं, कितना भी मोटिवेट करना चाहूं, आप तब तक नहीं सीख सकते, आप तब तक मोटिवेट नहीं हो सकते, आप तब तक मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं कर सकते जब तक कि आप उस कार्य को करने के लिए तैयार ही ना हो। आप रेडी नहीं हैं, आप तैयार ही नहीं हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लर्न। ठीक है, कि ये संभव ही नहीं है कि आपको सिखाया जा सके, बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहां पर सीखने के लिए तत्परता का होना सबसे अहम बिंदु है, सबसे प्राथमिक पहलू है। वास्तव में अगर मुझे उस दीवार तक जाना है और उस दीवार तक जाने के लिए मैं तैयार ही नहीं हूं, मेरा टारगेट तो वो है, लेकिन मैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए रेडी नहीं हूं, तो क्या मैं पहुंच पाऊंगा? नहीं। उसके लिए पहले मुझे तैयार होना पड़ेगा, और उस तैयारी के लिए कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मोटिवेशन होगा, कोई ना कोई प्रेरक बल होगा, तब जाकर। तो मित्रों, वास्तव में तत्परता, यहां पर तत्परता का सीधा सा अभिप्राय किसी कार्य अथवा सीखने की स्थिति से संबंधित उस रेडीनेस से है, उस तैयारी से है, उस तत्परता से है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रियाशीलता या तत्परता या उत्तेजना प्रदान करती है। तत्परता कहलाती है। क्या कहलाती है? तत्परता। तो वास्तव में आप, हम या दुनिया का कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति किसी काम को तभी तो करेगा जब वो उसके लिए तैयार होगा। अगर वो तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, तो वो उस काम को नहीं कर सकता। क्लियर है? यहां पर आप अपने टारगेट की जो तैयारी कर रहे हैं, आप व्याख्याता बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी का मतलब आपने मन बना लिया है, आप रेडी हैं। आप क्या हैं? रेडी हैं। तब जाकर ही संभव होता है। वास्तव में उस कार्य में आपकी रुचि है। तो यहां तत्परता के नियम को रुचि का उपनियम से भी जान सकते हैं, यानी कि हम तत्परता को रुचि के उपनियम के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। इसीलिए तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, यही कहता है कि एक घोड़े को, मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपके साथ ये डिस्कशन किया था, ये एग्जाम्पल आपको समझाया था, एक घोड़े को सरोवर या तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य तब तक नहीं किया जा सकता। मित्रों, आप किसी बालक को तब तक आप लाठी डंडे से कोई काम नहीं करवा सकते अगर वो उस काम के लिए तैयार ही नहीं है। आपने एक बच्चे को कहा, एक छोटे बच्चे को कहा कि आपको 10 तक की टेबल याद करनी है, लेकिन वो तैयार ही नहीं है उस बात के लिए, तो क्या वो कर पाएगा? चाहे आप कितने भी लाठी डंडे बरसा लो, नहीं, संभव ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे चलकर बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा चिकित्सक, बहुत अच्छा शिक्षक तभी बनता है जब वह बनने के लिए तैयार तो हो, रेडी तो हो। तो एक घोड़े को आप सरोवर और तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए तब तक बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि वह स्वयं तैयार ना हो, रेडी ना हो। इसीलिए यहां तत्परता के नियम को हम लोग घोड़े और शिक्षार्थी के एग्जाम्पल से भी बहुत अच्छे, जल्दी तरीके से, सही ढंग से हम लोग सीख लेते हैं। तो तत्परता के नियम में हमने घोड़े का एग्जाम्पल ले लिया, एक शिक्षार्थी का। ये शिक्षार्थी का एग्जाम्पल राजस्थान के आरटेट भर्ती परीक्षा 2012 के पेपर में भी यही प्रश्न पूछा था। एक शिक्षार्थी को तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि वह सीखने के लिए तैयार ना हो, तत्पर ना हो, तब तक संभव नहीं है। इसीलिए मित्रों, यही है तत्परता का नियम। दूसरा, हम लोग बात करते हैं अभ्यास का नियम। ये क्या है अभ्यास का नियम? देखिए, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम जो है, ये भी
अभ्यास का नियम, एक बार एग्जाम में इसी अभ्यास के नियम को श्रम का नियम कह दिया गया। किसका नियम कह दिया? श्रम का नियम कह दिया गया। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, श्रम का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, श्रम का नियम। मित्रों, यहां अभ्यास के नियम का सीधा सा अभिप्राय है, कोई भी अधिगम कर्ता किसी क्रिया अथवा व्यवहार को स्थायी रूप से एवं शीघ्रतापूर्वक, दो बातें, स्थायी रूप से और शीघ्रतापूर्वक तभी सीख सकता है जब वह उस क्रिया अथवा व्यवहार का बार बार दोहरान करे, उसका रेपिटेशन करे, उसकी पुनरावृत्ति हो, वह उस कार्य को बार बार करे, यानी उसका अभ्यास करे, तो उस कार्य को स्थायी रूप से सीखा जा सकता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? देखिएगा, ये सिद्धांत कहता है इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया अथवा व्यवहार बार बार दोहरान करना या अभ्यास करना बार बार दोहरान करना या अभ्यास करना। दूसरा स्टेटमेंट इसका हम लिख लेते हैं, बार बार दोहरान करने से और अभ्यास करने से अधिगम स्थायी बनता है, यह नियम कहता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान, ये इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये यहां पर एक, और इसी को इंग्लिश एग्जाम्पल से अगर सीखें तो हम कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये क्या है यहां पर मित्रों? यहां पर ये इसके एग्जाम्पल हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु, किसी भी क्रिया अथवा व्यवहार को सीखने हेतु अगर उसका बार बार दोहरान किया जाए, अगर उसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए, अगर उसका बार बार अभ्यास किया जाए, तो उस कार्य को स्थायी रूप से एवं शीघ्रतापूर्वक सीख लिया जाता है। कैसे सीख लिया जाता है? अब थॉर्नडाइक ने सीखने के इस मुख्य नियम को दो उपनियमों में बांट दिया। पहला उपनियम है उपयोग का उपनियम। पहला कौन सा है? उपयोग का उपनियम। उपयोग का उपनियम। मित्रों, उपयोग का नियम कहता है, क्या कहता है? देखिएगा, इस नियम के अनुसार कोई भी कार्य अथवा व्यवहार अगर बार बार दोहराया जाए तो उसे स्थायी रूप से सीख लिया जाता है। ठीक है ना? बार बार दोहराने पर अधिगम स्थायी बनता है, स्थायी बनता है। और स्मृति में बना रहता है, और स्मृति में बना रहता है। क्लियर? अनुपयोग का नियम क्या कहता है?
अनुपयोग का नियम कहता है अभ्यास न किए जाने पर अभ्यास न किए जाने पर वह विस्मृति में चला जाता है। बार बार अभ्यास न किए जाने पर वह विस्मृति में चला जाता है। अगर आप किसी कार्य का बार बार दोहरान नहीं करते हो तो वह अनुपयोगी रूप में आपके विस्मृति पटल में चला जाता है। और अगर किसी कार्य अथवा व्यवहार का अधिगम करता बार बार अभ्यास करता है, उसका रेपिटेशन करता है, उसे बार बार दोहरान करता है, तो वह उपयोगी रूप में हमेशा के लिए उसके स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है। यही कहता है उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो मित्रों, कहने का अभिप्राय ये हुआ, इन दो उपनियमों के माध्यम से थॉर्नडाइक इस अधिगम के मुख्य सिद्धांत के द्वारा ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई अधिगम करता कोई प्राणी किसी कार्य को बार बार अभ्यास द्वारा दोहराता है तो निश्चित तौर पर वह कार्य उस व्यक्ति द्वारा, उस प्राणी द्वारा हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क में वह उसे सीख लेता है, धारण कर लेता है, स्मृति में बन जाता है। क्लियर है? मान लीजिए, मैं भी यही आपको बात हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने कंटेंट को, आप अपनी विषय वस्तु को अगर बार बार दोहरान करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार देखते हैं, तो उसकी प्रतिमा, उसकी संरचना, उसकी प्रतिमूर्त आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्टोर्ड हो जाती है, संचित हो जाती है। अगर आप उस चेहरे को, उस प्रतिमा को, उस विषय वस्तु को, उस कंटेंट को बार बार दोहरान नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी विस्मृति में चली जाती है, यानी आप उसे हमेशा के लिए भूल जाते हैं। इसीलिए कहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी जो अपना कंटेंट, अपनी विषय वस्तु को सिर्फ 1 या 2 बार देखते हैं तो वो चेहरा धुंधला ही रहता है। और एग्जाम में कैसा होता है कि यार हम कहीं मिले हैं, मैंने आपको कहीं देखा है, आपने मुझे कहीं देखा है। प्रश्न के साथ यही वार्तालाप चलता है। अगर मित्रों आपने उस विषय वस्तु का आपने दोहरान किया होता, बार बार प्रैक्टिस की होती, तो क्या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने उसको दोहरान नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए वह आपकी विस्मृति में चला गया। कहाँ चला गया? विस्मृति में। तो उपयोग का नियम का सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुपयोग के नियम का सीधा संबंध विस्मृति से है। ये ऐसा प्रश्न भी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। इसीलिए मित्रों, यहाँ पर हम लोग अभ्यास के मुख्य नियम का डिस्कशन कर रहे थे, जिसे हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके पहले हम लोगों ने तत्परता के नियम की बात की, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की, फिर अभ्यास के नियम की बात की, दोनों इसके उप नियमों की चर्चा कर ली। अब हम तीसरे मुख्य नियम की ओर बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा मुख्य नियम है मित्रों, वो है प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। इसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस नियम से ही बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन या अनुक्रिया उद्दीपन या कार्यात्म प्रतिबद्धता या नैमित्तिक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत का जन्म हुआ है, उसी से यह संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करेंगे
यहां बात करेंगे पुनर्बलन का विचार तो दिया था बीएफ स्किनर ने, परंतु पुनर्बलन सिद्धांत की जो बात की थी वो की थी क्लार्क एल हल ने, यानी सी एल हल ने। हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। देखिएगा प्रभाव का नियम, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा थॉर्नडाइक के अनुसार सफलता एवं असफलता का नियम संबंधित है। किससे? प्रभाव के नियम से। थॉर्नडाइक के अनुसार पुरस्कार एवं दंड के नियम का संबंध किस से है? तो प्रभाव के नियम से। बीएफ स्किनर के अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम सिद्धांत का संबंध किस से है? तो प्रभाव के नियम से। ऐसे प्रश्न आपके बनाए जाएंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। संतोष एवं असंतोष की अवधारणा सीखने के किस नियम से संबंधित है? तो मित्रों फिर उत्तर आएगा प्रभाव के नियम से। हर्ष एवं विषाद की अवधारणा सीखने के किस नियम से संबंध रखती है? तो फिर उत्तर होगा प्रभाव का नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है मित्रों। इससे रिलेटेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा गया है। अधिकांश यानी ज्यादातर प्रश्न यहां से इस नियम से पूछा गया है, इसीलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग ध्यान से देखते हैं। चूंकि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में हम लोगों ने बात की थी, ये सीखा था, वहां पर बिल्ली के प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक ने इस बात की वकालत की, इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया कि वास्तव में प्राणी अनुक्रिया तब तक करता है या किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया और अनुक्रिया तब तक करता रहता है जब तक कि वह उस लक्ष्य को, उस उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर लेता या उसे सीख नहीं लेता। इसी आधार पर उस सिद्धांत का जो संबंध है वो हम बात करेंगे। इसीलिए उसे प्रयास और त्रुटि का या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा था। क्लियर? तो देखिए प्रभाव का नियम, इसको सबसे पहली बात, इस प्रभाव के नियम को मित्रों सफलता और असफलता का नियम भी कहते हैं। सफलता और असफलता, अब क्यों कहते हैं अभी अपन समझ लेते हैं। इस नियम को दूसरा नाम, इसको पुरस्कार और दंड का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं। इस नियम को तीसरा उपनाम इसका हर्ष और विषाद, हर्ष एवं विषाद। इस हर्ष एवं विषाद को संतोष और असंतोष भी कहा जा सकता है। ये प्रश्न, ये वर्ड पूछा जा चुका है। और संतोष या असंतोष को सुख व दुख भी कहा जा सकता है। सुख एवं दुख, तो ये सारे नाम दे सकता है। क्लियर है? इसे सफलता असफलता, पुरस्कार दंड, हर्ष विषाद या संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। मित्रों ये संपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है इसमें ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष असंतोष महत्वपूर्ण है और सफलता असफलता महत्वपूर्ण है। चूंकि पुरस्कार और दंड की बात तो बीएफ स्किनर भी करते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सीखने के नियम का संबंध पुरस्कार एवं दंड से है, किस नियम के अनुरूप, तो सीखने का नियम पूछ लिया आपसे। और जब सीखने का नियम पूछ लिया तो हमारा उत्तर प्रभाव का नियम होगा, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस होगा। क्लियर है मित्रों? तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए अधिगम के किस सिद्धांत में पुरस्कार एवं दंड की महत्ता को स्वीकार किया गया है, तो ऐसी अवस्था में आप बीएफ स्किनर उत्तर चुनेंगे। लेकिन जब सीखने के नियम का संबंध पूछा जाए तो प्रभाव का नियम आएगा। अब देखो मित्रों ये नियम क्या कहता है,
इस नियम की हम मीनिंग को सीख लेते हैं। ये वास्तव में क्या मीनिंग देता है और इसकी क्या खास बातें हैं। देखिएगा, ये नियम कहता है कि कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी अधिगमकर्ता या कोई भी प्राणी, क्लियर है, कोई भी प्राणी किसी क्रिया अथवा व्यवहार को तभी स्थायी रूप से शीघ्रतापूर्वक एवं सुगमतापूर्वक सीख सकता है जबकि उस कार्य को करने में उसे आनंद मिलता हो, सुख मिलता हो, संतोष मिलता हो। तो निश्चित तौर पर ऐसे उस कार्य को वह बार बार करता है और इसी कारण वह उसे स्थायी रूप से सीख लेता है। भाई मान लीजिए एक बच्चा है, उसको साइकिल चलाने में मजा आया, आनंद आया, खुशी मिली, तो उस साइकिल चलाने के काम को वह दोबारा करेगा, जरूर करेगा। जिंदगी में हम कोई भी प्राणी, मैं आप कोई भी किसी काम को बार बार तभी करते हैं जब उस कार्य को करने में खुशी मिले, आनंद आए, आनंद की अनुभूति हो, तो हम उस कार्य को फिर से करते, वरना नहीं करते। तो मित्रों, यह नियम यही कहता है कि समाज के समक्ष अगर कोई क्रिया अथवा व्यवहार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उस कार्य की समाज प्रशंसा कर दे, तो ऐसी स्थिति में हम उस कार्य को पुनः फिर से करेंगे समाज के समक्ष, तो ऐसा वह कार्य सफलता, सुख, संतोष और आनंद देने वाला होता है। परंतु जिस कार्य को करने से समाज द्वारा निंदा की प्राप्ति होती हो, तो ऐसे उस कार्य को व्यक्ति अथवा प्राणी फिर से दोबारा नहीं करता है और न किए जाने के परिणाम स्वरूप वह कार्य असफलता की ओर धकेल देता है, वह कार्य प्राणी को फेल कर देता है, वह कार्य व्यक्ति को असंतोष दे देता है। क्लियर हो गया? तो यह नियम यही बताता है कि कोई भी अधिगमकर्ता किसी कार्य अथवा व्यवहार को तभी सीखेगा, तभी स्थायी रूप से अधिगमित करेगा जबकि उस कार्य को करने में उसे सुख और आनंद मिलता हो, सुख की अनुभूति होती हो। इसी आधार पर इस सिद्धांत को संतोष, असंतोष, सफलता, असफलता, हर्ष, विषाद, पुरस्कार और दंड, मित्रों, समाज द्वारा प्राप्त प्रशंसा पुरस्कार है और प्राप्त निंदा दंड है। इसी आधार पर इस अधिगम सिद्धांत को समझा और सीखा जाता है। क्लियर हो गया? तो अधिगम के 3 नियम, सीखने के 3 मुख्य नियमों की हम लोगों ने चर्चा की, जहां पर थॉर्नडाइक ने इन तीनों नियमों का बहुत बेहद स्पष्टीकरण हमें प्रस्तुत किया। तो क्लियर हो गया? सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, इसे श्रम का नियम भी कहते हैं, और प्रभाव या परिणाम का नियम, जिसे सफलता, असफलता, जिसे संतोष, असंतोष, पुरस्कार, दंड, हर्ष, विषाद, सुख एवं दुख के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मित्रों गौण नियमों की। कौन से नियमों की बात कर लेते हैं? गौण नियमों की। सीखने के गौण नियम। अब मित्रों, थॉर्नडाइक ने यहां पर सीखने के इन गौण नियमों को 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। कितने श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में। देखो, पहली श्रेणी, नंबर 1, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टी रिस्पॉन्स। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा है मानसिक, मेंटल सेट, मानसिक स्थिति, बहुत सरल है, मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास।
मानसिक स्थिति, मानसिक विन्यास का नियम, रूल ऑफ मेंटल सेट जिसे हम कहते हैं। तीसरा नियम है मित्रों, वो है आत्मीकरण का नियम, रूल ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण, इसी को सादृश्यता का नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, सादृश्यता का नियम, समानता का नियम जिसे कह सकते हैं। चौथा नियम है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। रूल ऑफ स्मॉल टू कॉम्प्लेक्स, आंशिक क्रिया। क्लियर है। नेक्स्ट है साहचर्य का नियम, रूल ऑफ एसोसिएशन, साहचर्य का नियम। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग इन 5 नियमों की बात करने वाले हैं। ये पांचों नियम सीखने के गौण नियम हैं। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो पहला नियम है, इस पहले नियम से ये जो पहला नियम है ये थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का जन्मदाता है, जनक है। यानी कि इसको थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जनक कहा जाता है किसको? बहुप्रतिक्रिया के नियम को, मल्टीपल रिस्पॉन्स को थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुप्रतिक्रिया का नियम यही बताता है कि अधिगमकर्ता किसी समस्या के समाधान हेतु या पर्टिकुलर किसी विशिष्ट उद्दीपक या लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तब तक विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, तब तक बहुप्रतिक्रियाएं करता है, तब तक भागदौड़ या उछल कूद करता है, जब तक कि वह उस समस्या का हल नहीं ढूंढ ले या उसे सीख नहीं ले या उसे अधिगमित नहीं कर ले या उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले। जैसा कि थॉर्नडाइक की बिल्ली उस पिंजरे में इतनी भागदौड़ मचा रही थी, इतनी उछल कूद कर रही थी, जब तक कि उसने अपने उद्दीपक यानी रोटी के टुकड़े को पाने का मार्ग नहीं ढूंढ लिया। तो मित्रों यह वही नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, और इसी अधिगम के इसी गौण नियम से थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का जन्म हुआ है। इस कारण इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का जनक या जन्मदाता भी कह दिया जाता है। क्लियर है। दूसरा नियम मानसिक स्थिति या विन्यास का नियम, रूल ऑफ मेंटल सेट। यह नियम कहता है कि किसी भी अधिगमकर्ता को या किसी भी प्राणी को आप तब तक नहीं सिखा सकते जब तक कि सीखने हेतु वह मानसिक रूप से, मेंटली रूप से तैयार ना हो या उसकी मानसिक स्थिति सीखने के प्रति अनुकूलित ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप शिक्षक बने और आप अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए गए बालकों को। अब वहां पर आज बालक गणित पढ़ने के मूड में ही नहीं है। आज वो तो आपसे कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो मानसिक स्थिति है, वो कहानी सुनने के अनुकूल है।
गणित पढ़ने के अनुकूल नहीं है। तो क्या आप उन्हें गणित सिखा सकते हो? असंभव। तो किसी भी प्राणी को, किसी भी बालक को, किसी भी शिक्षार्थी को आप तभी सिखा सकेंगे जब सीखने हेतु उसकी मानसिक स्थिति अनुकूलित हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो यही है मानसिक स्थिति का नियम। भाई सीधी सी बात है, आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो, यह जरूरी है, तभी सीखा जा सकता है, वरना नहीं। क्लियर? अगला, आत्मीकरण सादृश्यता का नियम। यह नियम कहता है रूल ऑफ सिमिलरिटी, यानी आप अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव की सहायता से, आज तक आपने जितना ज्ञान लिया है, चाहे आपको साइकोलॉजी का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, हिस्ट्री का ज्ञान है, पॉलिटी का ज्ञान है, ज्योग्राफी का ज्ञान है, जो भी है, आप उस ज्ञान की सहायता से, आप अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से, आज मेरे द्वारा दिया जा रहा नवीन कंसेप्ट आप उसे अधिगमित कर रहे हैं, आत्मीकरण कर रहे हैं, आप उसे आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आत्मीकरण का नियम, सादृश्यता का नियम। जैसे इस नियम से ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ है। आप जो पहले से ही जानते, ज्ञात और अज्ञात जिसे आप जानना चाहते हैं, तो आप अपने ज्ञात अनुभवों की सहायता से आप नवीन अज्ञात को सीख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आत्मीकरण है। क्लियर है मित्रों? ज्ञात से अज्ञात इसी से संबंधित है, ज्ञात से अज्ञात। फिर है आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम कहता है, इसी के आधार पर हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति निर्भर है। आंशिक क्रिया का नाम, आप किसी विषय वस्तु को, किसी लक्ष्य को, किसी कंटेंट को आप छोटे छोटे अंशों में बांटते हुए, टुकड़ों में विभाजित करते हुए आप पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंश से पूर्ण, इसका संबंध अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र से है, अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र से है। भाई आज आप देख लीजिएगा, आप किसी भी बालक की पुस्तक उठा के देखेंगे तो उसका जो चैप्टर है, उस चैप्टर को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांटा गया है, उन पैराग्राफ्स को पंक्तियों में, स्टेटमेंट्स में बांटा गया है। तो ये क्या है? सबसे पहले यहां पर हम पढ़ते हैं वर्ण, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से मिलकर पूरा अध्याय बन जाता है, पूरे अध्यायों से मिलकर पूरी किताब बन जाती है, और बहुत सारी किताबों का संकलन एक संदर्भ ग्रंथ से लिया जाता है। यही है अंश से पूर्ण, और इसी पद्धति पर हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति चलती है। हम बालक को सबसे पहले क्या करते हैं? पहले उसको चलना सिखाते हैं, फिर दौड़ना सिखाते हैं, फिर जंप करना सिखाते हैं। बालक को पहले वर्ण सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े, फिर कठिन जटिल, फिर पूरा पैराग्राफ सिखा देंगे, और फिर पूरा अध्याय सिखा देंगे। तो अंश से पूर्ण। साहचर्य का नियम, इसका सीधा सा संबंध है दो क्रियाओं का साथ होना, दो या अधिक क्रियाओं का एक साथ होना, साथ साथ चलना, साहचर्य संबंध को दर्शाता है। एक बार एक प्रश्न पूछा था ग्रेड 2 में आरपीएससी ने कि यहां पर एक प्रेमिका अपने प्रेमी के वियोग में उस प्रेमी के फोटो से, पिक्चर से उसी प्रकार बातें करती है जैसे उसके होने पर किया करती थी। यानी उस फोटो का वहां पर उस प्रेमिका से साहचर्य संबंध स्थापित हो रहा है, जैसे कि दोनों साथ चल रहे हैं, साथ बात कर रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, साथ खा रहे हैं। ऐसा आभास साहचर्य संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? साहचर्य संबंध को। तो साहचर्य का अभिप्राय किन्हीं दो उद्दीपकों का, लक्ष्यों का, मार्गों का, क्रियाओं का एक साथ होना। क्या होना? एक साथ होना, वही साहचर्य संबंध कहलाता है। क्लियर है? तो मित्रों, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने सीखने के नियमों के संदर्भ में की हैं। किसके संदर्भ में की है? सीखने के नियम। तो सीखने के नियम, मुख्य नियम 3 होते हैं, जबकि गौण नियम 5 होते हैं। जिन 5 नियमों की हम लोगों ने 1 बाय 1 चर्चा कर ली। बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्राणी किसी समस्या या उद्दीपक को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह भाग दौड़, उछल कूद, विभिन्न अनुक्रियाएं करता रहता है, उसे हम बहुप्रतिक्रिया कहते हैं, जो कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में भी बिल्ली द्वारा यही होता है। अगला, मानसिक स्थिति।
सीखने के लिए मानसिक तत्परता का होना कंपलसरी है। क्लियर है? आत्मीकरण पिछले अनुभव, पहले के ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान को सीखने में सरलता होती है, ग्रहण करने में, आत्मसात करने में सरलता होती है। आत्मीकरण, ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का जन्म इसी सीखने के नियम से हुआ है। आगे आंशिक क्रिया का नियम, छोटे छोटे अंशों से पूर्णता की ओर बढ़ना। छोटी छोटी क्रियाओं से, यानी इसको हम कह सकते हैं मित्रों, छोटी छोटी क्रियाओं से विशिष्टता की ओर जाना। क्लियर है? आगे साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो क्रियाओं का या घटनाओं का एक साथ साथ घटित होना, साथ साथ चलना साहचर्य संबंध को प्रदर्शित करता है। क्लियर है मित्रों? तो ये सारी चर्चा, ये संपूर्ण वार्तालाप, ये संपूर्ण डिस्कशन सीखने के नियमों के संदर्भ में था, जो हम लोगों ने थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियमों के रूप में सीखा और समझा। इसके बाद मित्रों हम अगला जो डिस्कशन करेंगे वो यहाँ पर हम अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे हम लोग आईपी पावलोव का अधिगम सिद्धांत। लेकिन ये चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो दोस्तों, हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।